आज हम ट्रांसमिशन लाइन का ऑब्जेक्टिव लेंगे और इसके बाद का जो हमारा अगला वीडियो होगा वह वीडियो मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर पे होगा, लेकिन सिंपल मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर की डिफिनीशन नहीं बल्कि जेबी गुप्ता, राजपूत या मेडीजी के क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन यूपीएससी, ईएस या आपके कंपटीशन में पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को भी लेते हुए साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ लेते हुए लेंगे। तो आज हम लोग ट्रांसमिशन लाइन का ऑब्जेक्टिव देखेंगे बिना डेरिवेशन के, केवल फार्मूले के बेस पे हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन में 4 प्राइमरी कांस्टेंट होते हैं, आर, एल, सी और जी। ये ट्रांसमिशन लाइन के पर किलोमीटर लेंथ का रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और कंडक्टेंस है। ट्रांसमिशन लाइन में 2 सेकेंडरी कांस्टेंट होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस और प्रोपोगेशन कांस्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस जो हमारा होता है उसकी वैल्यू सीधे Z0 बराबर अंडर रूट R प्लस जे ओमेगा एल और बटे G प्लस जे ओमेगा सी, जहां R प्लस जे ओमेगा एल को हम लोग सीरीज इंपीडेंस और G प्लस जे ओमेगा सी को शंट एडमिटेंस कहते हैं। अगला है प्रोपोगेशन कांस्टेंट। प्रोपोगेशन कांस्टेंट होता है गामा बराबर अंडर रूट R प्लस जे ओमेगा एल इंटू G प्लस जे ओमेगा सी, जहां R प्लस जे ओमेगा एल सीरीज इंपीडेंस और G प्लस जे ओमेगा सी शंट एडमिटेंस। लेकिन प्रोपोगेशन कांस्टेंट गामा बराबर अल्फा प्लस जे बीटा, जहां अल्फा एटीन्यूएशन कांस्टेंट है और बीटा फेज शिफ्ट कांस्टेंट है। लेकिन अगर कोई ट्रांसमिशन लाइन लॉसलेस होगी तो R बराबर 0 और G बराबर 0 रख देंगे। मतलब अगर ट्रांसमिशन लाइन का कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस मांगे और लेकिन कहे ट्रांसमिशन लाइन हमारी लॉसलेस है, ये उधर क्या देखता है, इधर सामने देख, मारेंगे भी 2 थप्पड़ का दहा तो R की जगह भी 0 रख देंगे और G की जगह भी 0 रख देंगे। और अगर प्रोपोगेशन कांस्टेंट उस ट्रांसमिशन लाइन का मांग रहा है लॉसलेस का, तो सेम चीज R0 और G0 रख देंगे। तो लॉसलेस के लिए भी ये चीजें हमारी निकल सकती हैं। अगर ट्रांसमिशन लाइन डिस्टॉर्शन लेस है तो उसकी कंडीशन होगी LG बराबर RC। डिस्टॉर्शन लेस लाइन के लिए अगर कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस या प्रोपोगेशन कांस्टेंट पूछेगा तो वहां पे LG RC के बराबर करेंगे। या डिस्टॉर्शन लेस लाइन की कंडीशन ऐसे भी कर सकते हैं, R बटे L बराबर G बटे C। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन VP बराबर होता है ओमेगा बटे बीटा। अगर किसी लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन के लिए VP मान दिया तो क्या करेंगे, उस केस में उसका बीटा निकालेंगे। किसका बीटा निकालेंगे, प्रोपोगेशन कांस्टेंट निकालेंगे। और प्रोपोगेशन कांस्टेंट डिस्टॉर्शन लेस के लिए, लॉसलेस के लिए कह रहा है तो उसकी कंडीशन रख देंगे, तो फेज वेलोसिटी भी उसके लिए निकल जाएगी। आइए अब इतने ही क्वेश्चन पे 15-20 ऑब्जेक्टिव हैं जो हम लोग देखें। सबसे पहली चीज प्राइमरी लाइन कांस्टेंट का सीधे याद रखने वाली चीज कौन कौन सी है प्राइमरी लाइन कांस्टेंट, R, L, G और C। ये चारों हमारी प्राइमरी लाइन कांस्टेंट है, मतलब ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, इन ए लॉसलेस लाइन द कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस इज गिवन बाय, यहां Z0 से दिखाते हैं कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस को, चाहे वह लॉसलेस लाइन हो या लॉस हो रही हो उस ट्रांसमिशन लाइन में, दोनों ही कंडीशन में रिप्रेजेंट करेंगे Z0 से ही। और उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो अगले क्वेश्चन में है इन ए लॉसलेस लाइन द कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस इज गिवन बाय। तो अगर निकालेंगे तो Z0 बराबर कितना होता है, R प्लस जे ओमेगा एल बटे G प्लस जे ओमेगा सी। लेकिन लॉसलेस है तो R भी 0 और G भी 0, तो R भी 0 हो गया और G भी 0। तो क्या बचा हमारा, अंडर रूट जे ओमेगा एल बटे जे ओमेगा सी, जे ओमेगा कट गया, रूट एल बाई सी। इसका मतलब लॉसलेस लाइन के लिए कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस होगा रूट एल बाई सी। और यहाँ पे केवल रिप्रेजेंट करने की बात का है, तो लॉसलेस लाइन का कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस किससे रिप्रेजेंट होगा, Z0 से। द प्रोपोगेशन कांस्टेंट इन ए ट्रांसमिशन लाइन इज गिवन बाय, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो गामा से। और इस गामा की वैल्यू कितनी होती है, तो गामा फॉर ए ट्रांसमिशन लाइन कैन बी एक्सप्रेस्ड एट, तो कितना होता है R प्लस
जे ओमेगा एल इंटू जी प्लस जे ओमेगा सी अंडर रूट में। ये होता है हमारा प्रोपोगेशन कांस्टेंट। और लॉसलेस के लिए पूछेगा तो आर जीरो कर देंगे और जी जीरो कर देंगे, लेकिन ये केवल नॉर्मल ट्रांसमिशन लाइन के लिए कह रहा है तो हमारी वैल्यू वही रहेगी। अगला क्वेश्चन, प्रोपोगेशन कांस्टेंट इन ए लॉसलेस लाइन। आ गया वही क्वेश्चन। तो प्रोपोगेशन कांस्टेंट होता है आर प्लस जे ओमेगा एल इंटू जी प्लस जे ओमेगा सी। लॉसलेस है, लॉसलेस की कंडीशन होती है आर जीरो और जी जीरो। तो अंदर आ गया अंडर रूट जे ओमेगा एल इंटू जे ओमेगा सी। जे ओमेगा रूट के बाहर हो गया तो जे ओमेगा रूट एल सी। तो प्रोपोगेशन कांस्टेंट हो गया हमारा सी ऑप्शन, जे ओमेगा रूट एल सी। लेकिन प्रोपोगेशन कांस्टेंट गामा बराबर अल्फा प्लस जे बीटा होता है, जहां अल्फा एटेन्यूएशन कांस्टेंट होता है और बीटा फेज शिफ्ट कांस्टेंट। और गामा आया है हमारा जे ओमेगा प्लस जे ओमेगा रूट एल सी। तो गामा बराबर अल्फा प्लस जे बीटा। इसी क्वेश्चन में हम दोबारा आपसे पूछ सकते हैं यहाँ पे कि लॉसलेस के लिए अल्फा कितना, तो कंपेयर कीजिए दोनों को। लॉसलेस के लिए यहाँ पे अल्फा रियल वैल्यू कुछ भी नहीं है तो अल्फा जीरो। तो लॉसलेस के लिए अगर एटेन्यूएशन कांस्टेंट पूछेगा अल्फा तो जीरो होगा, और लॉसलेस के लिए अगर फेज शिफ्ट कांस्टेंट पूछेगा तो जो जे का मल्टीप्लायर होगा, तो जे का मल्टीप्लायर कौन है, ओमेगा रूट एल सी। तो वहां पे प्रोपोगेशन कांस्टेंट बीटा लॉसलेस के लिए ओमेगा रूट एल सी होगा, लेकिन हमसे केवल प्रोपोगेशन कांस्टेंट पूछा था तो प्रोपोगेशन कांस्टेंट जे ओमेगा रूट एल सी, मतलब सी ऑप्शन सही है। अगला देखें, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। यहाँ क्या मांग रहा है, केवल फार्मूला आपसे मांग रहा है कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस का कितना होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस कितना होता है, जेड जीरो बराबर अंडर रूट आर प्लस जे ओमेगा एल बटे जी प्लस जे ओमेगा सी। तो हमारा सी ऑप्शन वहां पे सही होगा। आगे बढ़े, डिस्टॉर्शन लेस कंडीशन ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन। सीधे फार्मूला है डिस्टॉर्शन लेस कंडीशन। हम लोगों ने अपने फार्मूले में लिखा है, कैसे लिखा था, एल जी बराबर आर सी, एल जी बराबर आर सी। अब किसी भी फॉर्म में पूछ सकता है, तो देखिए यहाँ आर बाई जी बराबर एल बाई सी। तो बी ऑप्शन सही है हमारा। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा आर बाई जी बराबर एल बाई सी। ए ट्रांसमिशन लाइन इज लॉसलेस। क्या कहा था, ट्रांसमिशन लाइन लॉसलेस कब, जब आर जीरो और जी जीरो। यहाँ पे जब हमारा रहता है आर प्लस जे ओमेगा एल, आर जीरो मतलब दूसरी टर्म में कह सकते हैं जे ओमेगा एल की वैल्यू आर से बहुत ज्यादा हो, या कहें आर की वैल्यू जे ओमेगा एल से बहुत छोटी हो, मतलब ओमेगा एल बहुत बड़ा हो आर से, और साथ ही साथ जी प्लस जे ओमेगा सी की जो वैल्यू होनी चाहिए वह जी से बहुत ज्यादा, जी जीरो या जी से बहुत ज्यादा, मतलब जे ओमेगा सी भी जी से बहुत ज्यादा। तो सी ऑप्शन ओमेगा एल ग्रेटर देन होना चाहिए आर और ओमेगा सी भी जी से। अगला, ए फाइनाइट ट्रांसमिशन लाइन बिहेव्स एज एन इनफिनाइट लाइन। तो कोई भी ट्रांसमिशन लाइन जो हमारी होती है, अगर उसका कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस Z0 पे टर्मिनेट कर दी जाए, फाइनाइट लेंथ की लाइन है, 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 100 मीटर, अगर वह अपने उस लाइन की जो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस है उतने पे टर्मिनेट कर दी जाए, तो ऐसे केस में इस ट्रांसमिशन लाइन इनफिनाइट लेंथ की ट्रांसमिशन लाइन की तरह बिहेव करेगी। ए फाइनाइट ट्रांसमिशन लाइन बिहेव्स एज एन इनफिनाइट लाइन कब, व्हेन द लोड इंड कैसा, लोड पर जो इंड पर जो लोड होगा कितने के बराबर, उस लाइन के कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस के बराबर हो, मतलब टर्मिनेटेड बाय द कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस ऑफ द लाइन। डी ऑप्शन यहां पर सही होगा। आगे बढ़ें, द कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस ऑफ ए डिस्टॉर्शन लेस लाइन इज। तो यहां पे क्या होगा, हमारा रियल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तो Z0 बराबर अंडर रूट आर प्लस जे ओमेगा एल बटे जी प्लस जे ओमेगा सी। कौन आवाज कर रहा है जी उधर, कितना, 2 मिनट रखो उसको। तो लॉसलेस है तो आर जीरो जे ओमेगा कट गया, रूट एल बाई सी। तो रूट एल बाई सी क्या हो गई, एक रियल वैल्यू हो गई। क्यों रियल वैल्यू, कोई भी वैल्यू है अगर वह ए प्लस जे बी के फॉर्म में है तो वह कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, उसमें बिना जे वाला टर्म रियल है और जे वाला टर्म क्या है हमारा इमेजिनरी है।
तो यहाँ पे देखें रूट एल बाई सी के साथ जे टर्म नहीं है। अगर जे 5 जे कुछ होता इसका मतलब इसमें इमेजिनरी वैल्यू भी होती तब ये कॉम्प्लेक्स होता, लेकिन केवल यहाँ पे रियल वैल्यू है, इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा रियल हो जाएगी। ये लाइन क्या था क्वेश्चन द कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस ऑफ ए डिस्टॉर्शन लाइन इज रियल हो जाएगा। ए लाइन बिकम डिस्टॉर्शन लेस, फिर से क्वेश्चन रिपीट, कब डिस्टॉर्शन लेस होगी हमारी ट्रांसमिशन लाइन? तब डिस्टॉर्शन लेस होगी जब एलजी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? आरसी के वैल्यू के बराबर। Z0 ऑफ लाइन डिपेंड अपॉन कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस लाइन का किस पे डिपेंड करता है? तो Z0 बराबर अंडर रूट आर प्लस जे ओमेगा एल बटे जी प्लस जे ओमेगा सी होता है। इसका मतलब लग रहा है आर पे भी डिपेंड, ओमेगा पे भी, एल पे भी, सी पे भी, लेकिन आर एल जी सी ये चारों क्या है? प्राइमरी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। तो किसके बदलने पर? ओमेगा के बदलने पे Z0 बदलेगा। इसका मतलब Z0 की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? ओमेगा पे। ओमेगा बराबर 2 पाई एफ। इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस का की जो वैल्यू होगी Z0 की वैल्यू होगी डिपेंड अपॉन द क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल, सिग्नल की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगी। ट्रांसमिशन लाइन कैन बी ट्रीटेड एज, तो ट्रांसमिशन लाइन एक लो पास फिल्टर की तरह बिहेव करती है, मतलब एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से कम वैल्यू को जाने देती है लेकिन सर्टेन वैल्यू से ज्यादा फ्रीक्वेंसी को नहीं जाने देती है, मतलब ये एक लो पास फिल्टर की तरह बिहेव करती है। तो ट्रांसमिशन लाइन कैन बी ट्रीटेड एज लो पास फिल्टर, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, ए लॉसलेस लाइन हैज Z0 व्हिच इज इंडक्टिव, कॉम्प्लेक्स, कैपेसिटिव, रेजिस्टिव। अभी पिछले क्वेश्चन में निकाले कि जो लॉसलेस लाइन का Z0 होगा वह क्या होगा? रूट एल बाई सी होगा। देखिए अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखते हैं, क्या लिखते हैं? 5 ओम। इंडक्टर का लिखते हैं कुछ ऐसा J5 आता है, कैपेसिटर आता है -J5। इसका मतलब अगर इंडक्टिव वैल्यू होगी तो J होगा, कैपेसिटिव होगी तो -J होगा। लेकिन इसमें L देखिए कुछ 5 हेनरी 2 माइक्रोफैरड, तो ये वैल्यू क्या होगी? केवल एक न्यूमेरिक वैल्यू मिलेगी जिसमें J नहीं होगा, मतलब रियल वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब हो गया कि लॉसलेस लाइन का जो Z0 होगा वह हमारा रेजिस्टिव होगा, डी ऑप्शन। ट्रांसमिशन लाइन विल बी डिस्टॉर्शन लेस, फिर से क्वेश्चन रिपीट है, डिस्टॉर्शन लेस कब होगी? तो निश्चित तौर पे LG बराबर RC, LG बराबर RC। देखिए पहला ऑप्शन LG बराबर RC इस फॉर्म में लिखा गया है। ए ट्रांसमिशन लाइन द सिग्नल वेव इज प्रोपोगेटेड विथ ए वेलोसिटी दैट इज, अब कह रहा है कि ट्रांसमिशन लाइन द सिग्नल वेव इज प्रोपोगेटेड विथ ए वेलोसिटी, सिग्नल वेव एक वेलोसिटी से प्रोपोगेट कर रही है, दैट इज क्या होगी? इक्वल टू फेज वेलोसिटी, वह फेज वेलोसिटी के बराबर होती है, इसलिए हमारा सही ऑप्शन होगा सी। फॉर ए ट्रांसमिशन लाइन विथ ओमेगा एल, क्या है? ओमेगा एल बहुत छोटा है आर से और ओमेगा सी जो है बहुत छोटा है जी से। तो क्या मांग रहा है आपसे? लिखा हुआ है एटीन्यूएशन कांस्टेंट गामा, एटीन्यूएशन कांस्टेंट गामा, जबकि हमारा क्या होगा? एटीन्यूएशन कांस्टेंट अल्फा होगा या प्रोपोगेशन कांस्टेंट गामा होगा। तो हम दोनों चीजों को निकालें क्योंकि प्रोपोगेशन कांस्टेंट गामा निकलेगा तभी होगा। प्रोपोगेशन कांस्टेंट गामा बराबर हमारा होगा अंडर रूट आर प्लस जे ओमेगा एल इंटू जी प्लस जे ओमेगा सी, ये होगा। क्या रहा है? आर बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा है, जे ओमेगा एल इसके रिस्पेक्ट में नेगलेक्ट हो गया 0, और ओमेगा सी भी बहुत बड़ा है जी के रिस्पेक्ट में, तो ये भी चला गया। तो आर बराबर बचा अंडर रूट आर, कौन नेगलेक्ट हुआ? जी बहुत बड़ा है, जे ओमेगा सी नेगलेक्ट हो गया, जी मिला आर जी। यहां पे आर बड़ा था तो ओमेगा एल को नेगलेक्ट किए, जी बड़ा है तो ओमेगा सी को नेगलेक्ट किए, तो यहां बचा हमारा आर और यहां बचा जी, तो गामा बराबर बचा आर जी। और गामा बराबर होता है अल्फा प्लस जे बीटा, इसका मतलब अल्फा की जो वैल्यू हो गई वह रूट आर जी हो गई और जो बीटा की वैल्यू हो गई 0 हो गई, और ये हो गया प्रोपोगेशन कांस्टेंट। तो प्रोपोगेशन कांस्टेंट किस पे डिपेंड करेगा? फ्रीक्वेंसी पे क्या डिपेंड करेगा? इसमें कोई ओमेगा की टर्म नहीं है,
ओमेगा पे डिपेंड करता तो ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, मतलब फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता, मतलब प्रोपोगेशन कांस्टेंट जो होता है, अगर ये गामा लिखा, अगर प्रोपोगेशन कांस्टेंट होता तो गामा क्या होता, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता। अगर इसको एटीन्यूएशन कांस्टेंट अल्फा समझे तो अल्फा का भी मान √RG है, मतलब ये भी ओमेगा पे डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब ये भी इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। लेकिन यहीं से अगला क्वेश्चन हमारा जो है, इस क्वेश्चन में फिर से वह बात कर रहा है किसकी, फेज कांस्टेंट बीटा की, और प्रोपोगेशन कांस्टेंट गामा बराबर अल्फा प्लस जे बीटा। इसका मतलब गामा ही निकालना होगा, या बराबर √R प्लस जे ओमेगा एल इंटू जी प्लस जे ओमेगा सी। और इस क्वेश्चन में देखें कौन बड़ा है, इस बार कह रहा है R बड़ा है, R बड़ा हो गया, तो अगर R बड़ा हो गया, बहुत बड़ा है जे ओमेगा एल के रिस्पेक्ट में, तो जे ओमेगा एल को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो यहां बचा R। अब यहाँ ये ओमेगा सी बहुत बड़ा है, तो जी नेग्लेक्ट हो गया, तो यहां बचा हमारा जे ओमेगा सी, और ये बचा गामा। तो गामा बराबर अल्फा प्लस जे बीटा, इसका मतलब जे का मल्टीप्लायर कौन है, R ओमेगा सी, इसका मतलब R ओमेगा सी किसके बराबर, बीटा के बराबर, और यहाँ पे बीटा का मान आया R ओमेगा सी, मतलब बीटा का मान ओमेगा पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन रूट ओमेगा है, इसलिए किसके प्रोपोर्शनल होगा, रूट ओमेगा। द इनपुट इंपिडेंस ऑफ ए फाइनाइट लाइन विल बी Z0। देखिए सबसे पहली बात, जो इनफाइनाइट लेंथ की ट्रांसमिशन लाइन होती है, इसके इनपुट इंपीडेंस को ही कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस कहते हैं। अगर किसी फाइनाइट लेंथ की लाइन को Z0 पे टर्मिनेट कर दें तो उसका भी इनपुट इंपीडेंस Z0 हो जाता है, मतलब वह एक इनफाइनाइट लेंथ के ट्रांसमिशन लाइन की तरह बिहेव करती है। और यहाँ क्वेश्चन है हमारा, द इनपुट इंपीडेंस ऑफ ए फाइनाइट लाइन विल बी Z0। किसी फाइनाइट लेंथ की लाइन का इनपुट इंपीडेंस Z0 हो जाएगा तब जब ये लाइन टर्मिनेट हो जाएगी किस पे, Z0 पे। तो सही ऑप्शन होगा, लाइन इज टर्मिनेटेड बाय Z0। अब आगे के कुछ टॉपिक हमारे इन फार्मूलों पे होंगे, तो पहले हम इस फार्मूले को देखते हैं। रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट के क्या मतलब है, रिफ्लेक्शन हिंदी में कहते हैं परावर्तन, टकरा के लौट आया, यही रिफ्लेक्शन। उसी तरह से जब किसी ट्रांसमिशन लाइन से कोई सिग्नल हम भेजे, अब यहाँ पे ये जो एंड है, अगर ये ओपन है, कुछ भी नहीं लगाए हैं, एंड ओपन है, तो इधर से 100% वेव कहते हैं रिफ्लेक्ट होती है। शॉर्ट है तब भी कहते हैं 100% वेव रिफ्लेक्ट करती है। दोनों ही कंडीशन में जो k लिखा है, इस k की वैल्यू 1 होगी, मतलब 100% रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन अगर ये ट्रांसमिशन लाइन अपने कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस पे, मतलब इस ट्रांसमिशन लाइन का कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस जितना है उतने पे ही टर्मिनेट होगी, तो कहेंगे ऐसी कंडीशन में कि ट्रांसमिशन लाइन का जो इंपीडेंस है लोड का इंपीडेंस मैच कर गया, और जब मैच कर गया तो इस कंडीशन में रिफ्लेक्शन 0%, मतलब k बराबर 0 होता है। लेकिन अब हमको यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज पे भी निकालना पड़ सकता है, तो हमारे k का फॉर्मूला लिखा है रिफ्लेक्शन क्वांटिटी, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और उसकी वैल्यू है Z0 माइनस ZR बटे Z0 प्लस ZR, या माइनस कॉमन ले लो तो ये वैल्यू माइनस में हो गई, ये वैल्यू प्लस में हो गई। लेकिन ये क्या हुआ, यहाँ पे अगर रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट निकालना है तो अलग अलग केस में, तो ये हमारी ट्रांसमिशन लाइन हुई, अब यहाँ एंड हुआ, एंड पे जितने वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाओगे वह है ZR, टर्मिनेटेड रेजिस्टेंस इंपीडेंस। अगर ये ओपन है, इसका मतलब यहाँ ओपन, यहाँ का रेजिस्टेंस क्या हो गया, इनफिनाइट, इसका मतलब ZR बराबर इनफिनाइट। अगर ये शॉर्ट है, इसका मतलब ZR बराबर 0। तो ZR की वैल्यू रखकर रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट निकाल सकते हैं। इसका एक फार्मूला और है निकालने का, अगर VSWR दिया है तब रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट मांग रहा, तो K बराबर S-1 बटे S+1, जहां S क्या है, रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट, और वह रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट VSWR अगर हम निकालेंगे तो वह होता है 1 प्लस मॉड ऑफ K बटे 1 माइनस मॉड ऑफ K। यह K रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट माइनस में भी आता है, लेकिन माइनस में आएगा तो हम इसकी वैल्यू प्लस में ही लेंगे, मॉड में लेंगे। तो VSWR बराबर 1 प्लस मॉड ऑफ K बटे 1 माइनस मॉड ऑफ K, और वह एक स्केलर क्वांटिटी है,
वह वी मैक्स माइन बटे वी मिन, या दूसरा फॉर्मूला है Z0 बटे ZR। लेकिन कब? जब Z0 बड़ा हो, और ZR बटे Z0 तब जब ZR बड़ा हो, तब ये वैल्यू होगी। और S का मान 1 से इन्फिनाइट के बीच में लाई करता है, और रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट का मान 0 और 1 के बीच में लाई करता है, जो कि हम न्यूमेरिकली इसको निकालेंगे भी कि कब 0 कब 1। लेकिन उसके पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव देखें। ए ट्रांसमिशन लाइन इज टर्मिनेटेड बाय इट्स कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस। एक ट्रांसमिशन लाइन है जो अपने कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस पे टर्मिनेट है, मतलब जितना इसका कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस है उतने ही वैल्यू का लोड लगा हुआ है। द रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट इज, क्या मांग रहा है भाई आपसे? के मांग रहा है। फार्मूला हमारा Z0 माइनस ZR बटे Z0 प्लस ZR। Z0 हो गया उस ट्रांसमिशन लाइन का कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस, और ZR हो गया वह ट्रांसमिशन लाइन जितने इंपीडेंस पे टर्मिनेट है। तो ये ट्रांसमिशन लाइन अपने ही कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस पे टर्मिनेट है, मतलब ZR की वैल्यू हो गई Z0 के बराबर। तो ZR की जगह क्या रख दोगे? Z0। क्या मिल गया? Z0 बटे Z0, K बराबर 1, मतलब 100% रिफ्लेक्शन, और K का मान 1 हो गया। Z0 माइनस ZR बटे Z0 प्लस ZR, और सॉरी यहाँ पे ZR का मान 0 कैसे? अपनी ही कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस पे टर्मिनेट हो रही है, इसका मतलब ZR का मान Z0 के बराबर। ZR की जगह क्या लिख देंगे? Z0। तो Z0 माइनस Z0 0 हो गया, और बटे कुछ भी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट का मान 0। तो वैसे भी कहा गया है कि जब ट्रांसमिशन लाइन अपने कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस पे टर्मिनेट होती है तो कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता है, 0% रिफ्लेक्शन होता है, मतलब K का मान 0 होगा। अगला क्वेश्चन, देयर विल बी नो रिफ्लेक्शन इन ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन में कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, मतलब K बराबर 0। कब? इफ इट इज टर्मिनेटेड बाय एन इंपीडेंस, जब ये ट्रांसमिशन लाइन टर्मिनेट होगी कितने पे? तो अभी जस्ट पिछला क्वेश्चन था कि अगर वह Z0 पे टर्मिनेट होती है तब रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट 0 होता है। अब उल्टा कह रहा है कि रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट 0 कब होगा? तो निश्चित तौर पे जब वह टर्मिनेट होगी कितने पे? इक्वल टू Z0। अगला VSWR ऑन ए शॉर्ट सर्किटेड लॉसलेस लाइन इक्वल टू VSWR। तो पहले फॉर्मूला VSWR का S बराबर 1 प्लस मॉड ऑफ K बटे 1 माइनस मॉड ऑफ K। तो VSWR ऑन ए शॉर्ट सर्किटेड लॉसलेस लाइन। अब देखिए शॉर्ट सर्किटेड लॉसलेस लाइन है, मतलब इंड क्या है? शॉर्ट सर्किटेड, मतलब इसका ZR क्या हो गया? यहां से यहां तक तार, रेजिस्टेंस 0, मतलब ZR 0 है। तो इसकी K की वैल्यू क्या हो जाएगी? K बराबर Z0 माइनस ZR बटे Z0 प्लस ZR। ZR हो गया 0, Z0 बटे Z0 A, K का मान A। तो VSWR S बराबर 1 प्लस 1 बटे 1 माइनस 1, 2 बटे 0, कितना? तो क्या हो जाएगा हमारा VSWR? बी ऑप्शन इंफिनिटी हो जाएगा। तो VSWR का मान हमारा क्या हो जाएगा उस केस में? इंफिनिटी। आइए, रिफ्लेक्शन प्रेजेंट इन लाइन। रिफ्लेक्शन प्रेजेंट इन लाइन, रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन लाइन में कब उपस्थित होगा? तो जब वह Z0 पे टर्मिनेट नहीं होगी, Z0 पे टर्मिनेट नहीं होगी तो रिफ्लेक्शन होगा। तो रिफ्लेक्शन प्रेजेंट इन लाइन व्हेन ओपन वायर लाइंस आर यूज्ड। यहां पे देखें लिखा हुआ है अंडर कंडीशन ऑफ मिसमैच ऑफ द लोड। मिसमैच ऑफ द लोड का क्या मतलब? ट्रांसमिशन लाइन का कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस Z0 है, और ये अगर Z0 पे टर्मिनेट कर रही है मतलब इंपीडेंस मैचिंग हो गई, तो इस केस में कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता है। लेकिन अगर मिसमैच होगा मतलब Z0 पे टर्मिनेट नहीं होगी तब रिफ्लेक्शन होगा। तो इसलिए सही रिफ्लेक्शन प्रेजेंट इन लाइन, लाइन में ट्रांसमिशन लाइन में रिफ्लेक्शन प्रेजेंट होगा कब? अंडर कंडीशन ऑफ मिसमैच ऑफ द लोड, लोड के मिसमैच पे। इफ ए लाइन हैज ए कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस Z0 एंड लोड ZR, द रेशियो Z0 माइनस ZR बटे Z0, Z0 माइनस ZR बटे Z0 प्लस ZR को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट कहते हैं। वही फार्मूला है, तो सही ऑप्शन होगा सी, रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट एट द लोड। दूसरा फिर से वही फार्मूला लिख रहा है, एट द रिसीविंग एंड रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट इज K बराबर कितना? Z0 माइनस ZR
बटे Z0 प्लस ZR। सी ऑप्शन को देखिए, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो ZR पॉजिटिव और Z0 निगेटिव बटे Z0 प्लस ZR। तो हमारा ऑप्शन सही होगा कौन सा? सी ऑप्शन, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एट द लोड। ए, ट्रांसमिशन लाइन VSWR है। VSWR कैसी क्वांटिटी? वेक्टर, डायमेंशनल, स्केलर और एक्सपोनेंशियल। देखिए यहाँ पे इसको लिख भी दिया गया है और उस समय पहली बार भी हमने बोले कि VSWR कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। वही सीधे सीधे वहां पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि VSWR कैसी क्वांटिटी होगी। इन ए ट्रांसमिशन लाइन VSWR इज ए वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, डायमेंशनल और एक्सपोनेंशियल। तो सही जवाब होगा स्केलर क्वांटिटी। एस इज गिवन बाय VSWR। फिर से आपसे फार्मूला पूछा तो VSWR S बराबर 1 प्लस मॉड ऑफ K बटे 1 माइनस मॉड ऑफ K। 1 प्लस मॉड ऑफ K बटे 1 माइनस मॉड ऑफ K। ऑप्शन 1 सही होगा। When there is no reflection, जब कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, इसका मतलब K बराबर क्या? 0। और जब 100% रिफ्लेक्शन होता है तो K बराबर 1 होता है। तो यहाँ K बराबर 0 क्योंकि there is no reflection। With set परसेंट रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, 100% रिफ्लेक्शन हो रहा है मतलब K बराबर 1 होगा। अगले क्वेश्चन में इन ए ट्रांसमिशन लाइन इफ K बराबर 0% रिफ्लेक्शन, नो रिफ्लेक्शन, कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, तो आपसे क्या मांग रहा है? VSWR। फॉर्मूला S बराबर 1 प्लस मॉड ऑफ K बटे 1 माइनस मॉड ऑफ K। S बराबर 1 प्लस K का मान कितना? 0। तो 1 प्लस 0 1 बटे 1 माइनस 0 1। VSWR की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इन ए ट्रांसमिशन लाइन K बराबर 0, VSWR विल बी 1। विथ K बराबर 1, अगर K का मान 1 है तो ट्रांसमिशन लाइन S इज K का मान 1 है तो S की वैल्यू मांग रहा। S बराबर K का मान 1 प्लस 1 बटे 1 माइनस 1 2 बटे 0 कितना? इन्फिनिटी। तो वैसे भी हमसे क्वेश्चन पूछता है S का मान कहां से कहां के बीच में होता है। तो S का मान जब 0% रिफ्लेक्शन, K बराबर 0 तो S बराबर 1, और जब K बराबर 100% रिफ्लेक्शन तो S बराबर इन्फिनाइट। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि K का मान 0 से 1 तक, K की रेंज 0 से 1 तक, तो VSWR की रेंज 1 से इन्फिनाइट तक, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में विथ K बराबर 1 इन ए ट्रांसमिशन लाइन S इज कितना आया हमारा? इन्फिनाइट। डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होगा। चलिए, VSWR इन ए ट्रांसमिशन लाइन लाइज बिटवीन, आ गया कि VSWR का मान कहां से कहां तक। इस क्वेश्चन में अभी हम लोग देखे थे VSWR का मान कहां से कहां तक? 1 से इन्फिनाइट के बीच में, और K का मान, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का मान 0 से 1 के बीच में लाई करता है। टोटल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस इफ द लोड इज, टोटल रिफ्लेक्शन मतलब 100% रिफ्लेक्शन कब होता है? तो बार बार वही चीजें घूम के आ रही हैं। अगर इंड ओपन है तो टोटल रिफ्लेक्शन K बराबर 1। इंड ओपन है मतलब ZR, टर्मिनेटेड रेजिस्टेंस कितना? इन्फिनाइट, तो 100% रिफ्लेक्शन K बराबर 1। इंड शॉर्ट है तो ZR बराबर कितना? 0। इस केस में भी 100% रिफ्लेक्शन। और इंड अगर Z0 पे टर्मिनेट है, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस पे है, तो रिफ्लेक्शन हमारा 0% होता है। तो टोटल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस इफ द लोड इज, क्या कह रहा है? K बराबर 1 हो। तो K बराबर कब 1? जब ओपन और शॉर्ट, दोनों केस में। ओपन और शॉर्ट का मतलब जब टर्मिनेटिंग इंपीडेंस 0 हो या इन्फिनाइट हो तब। तो यहाँ पे हमारा होगा सी ऑप्शन। आगे बढ़े। द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन विथ ए शॉर्ट सर्किटेड लोड, वापस वही क्वेश्चन है, शॉर्ट सर्किटेड लोड, इसका मतलब लोड कैसा? शॉर्ट सर्किटेड। ZR का मान कितना? 0। तो K बराबर Z0 माइनस ZR बटे Z0 प्लस ZR। इंड कैसा है? शॉर्ट सर्किटेड। करा द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन विथ ए शॉर्ट सर्किटेड लोड इज, तो कितना आ जाएगा? ZR की वैल्यू 0, Z0 बटे Z0, K का मान हमारा, इसको लिखते हैं 1 एंगल 0 डिग्री, मतलब कोई फेज शिफ्ट नहीं, क्योंकि K की वैल्यू पॉजिटिव आ रही। लेकिन अगर यहीं पे इसको समझें कि इंड ओपन हो, इंड ओपन है मतलब ZR कितना है? इन्फिनाइट। तब इस केस में अगर K निकालेंगे तो Z0 माइनस इन्फिनाइट और बटे
Z0 प्लस इन्फिनाइट, ये इन्फिनाइट बटे इन्फिनाइट की टर्म आ गई, नहीं सॉल्व कर सकते। तो इसके लिए क्या करेंगे, अपना जो फॉर्मूला है K बराबर Z0 माइनस ZR बटे Z0 प्लस ZR में से ऊपर ZR कॉमन ले लिए तो बचा Z0 बटे ZR माइनस 1, नीचे भी ZR कॉमन ले लिए तो बचा Z0 बटे ZR प्लस 1। ZR कट गया, ZR की वैल्यू इन्फिनाइट ले रहे हैं तो K बराबर Z0 बटे इन्फिनाइट, इसकी वैल्यू आ गई 0 माइनस 1, और यहाँ भी 0 प्लस 1 तो K बराबर क्या मिल गया -1। इसका मतलब 100% रिफ्लेक्शन हुआ, लेकिन K बराबर -1 यह बता रहा है कि मैग्नीट्यूड 1 है और फेज शिफ्ट हो रहा है साथ में 180 डिग्री का। तो यहाँ पे इस केस में हमारा मैग्नीट्यूड +1 आया था, मैग्नीट्यूड +1 आया था, इसलिए 1 एंगल 0 डिग्री। अगर ये मैग्नीट्यूड -1 आया होता तो 1 एंगल 180 डिग्री लिखते। ए शॉर्ट सर्किटेड लाइन एट द रिसीविंग एंड है, शॉर्ट सर्किटेड लाइन है, अगर ये एंड शॉर्ट सर्किटेड है तो रिसीविंग एंड की करंट IR ये क्या होगी, मैक्सिमम होगी, एक फाइनाइट वैल्यू होगी, लेकिन एंड अगर शॉर्ट है तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज 0 होगा, मतलब टर्मिनेटिंग एंड का रिसीविंग एंड का वोल्टेज 0 होगा। ए शॉर्ट सर्किटेड लाइन एट द रिसीविंग एंड है I, यहाँ पे देखें VR बराबर 0 एंड IR फाइनाइट क्वांटिटी। ए लॉसलेस मैच्ड लाइन, लॉसलेस मैच्ड लाइन, मैच लाइन का मतलब कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस Z0 है और Z0 पे टर्मिनेट है, इसका मतलब कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। और लॉसलेस है तो इसका मतलब ट्रांसमिशन लाइन में कोई लॉस नहीं हो रहा, इसका मतलब जितना सेंडिंग एंड का यहाँ से वोल्टेज भेज रहे हैं, ये एंड क्या कहलाएगा, सेंडिंग एंड, तो जितना सेंडिंग एंड का वोल्टेज होगा उतना ही रिसीविंग एंड का वोल्टेज होगा, सेम फेज में होगा। मतलब ES बराबर ER, सेंडिंग एंड का वोल्टेज बराबर रिसीविंग एंड का वोल्टेज विथ इक्वल फेज। Z0 ऑफ लाइन डिपेंड ऑन, Z0 किस पे डिपेंड होगा, तो निश्चित तौर पे हमारा फार्मूला R प्लस J ओमेगा L बटे G प्लस J ओमेगा C अंडर रूट में। R पे डिपेंड, L पे डिपेंड, G पे डिपेंड, C पे डिपेंड और ओमेगा पे डिपेंड, इन चीजों पे डिपेंड। लेकिन हम जानते हैं R, L, G और C ये चारों हमारे ट्रांसमिशन लाइन के प्राइमरी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, ये नहीं बदलेंगे, ये फिक्स हैं। एक ट्रांसमिशन लाइन है वो 5 मीटर की हो या 50 मीटर की हो, ये उसके 1 किलोमीटर का रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस है, तो ये अगर कांस्टेंट है तो Z0 किस पे डिपेंड करेगा, किसके बदलने पे Z0 बदलेगा, निश्चित तौर पे ओमेगा के बदलने पे। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी 2πf, IF क्या होगा, सप्लाई फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब डिपेंड किस पे करेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल पे। तो Z0 ऑफ लाइन डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल। इन नेटवर्क थ्योरी द नोटेशन पाई, यहाँ पाई नहीं एक्चुअली ये गड़बड़ किया है, यहाँ पे बीटा है, बीटा, तो बीटा नोटेशन फेज कांस्टेंट को दिखाता है। यहीं पे अगर अल्फा लिख देते तो अल्फा एटीन्यूएशन कांस्टेंट को दिखाता, यहीं पे एस लिख देते तो वह VSWR को, ऑप्शन में दिया VSWR, VSWR को एस से दिखाते हैं। प्रोपोगेशन कांस्टेंट उसको गामा से दिखाते हैं, एटीन्यूएशन कांस्टेंट अल्फा से दिखाते हैं, तो यहाँ बीटा है तो किससे दिखाएंगे, फेज कांस्टेंट को बीटा से दिखाते हैं। सही ऑप्शन हमारा डी होगा। VSWR ऑन ए लॉसलेस लाइन R0 फीडिंग नहीं होगा, फीडिंग ए प्योर रेजिस्टेंस लोड R1 इज ग्रेटर देन R0 इज। यहाँ ऑप्शन में RL लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे R1 नहीं हो, RL होगा, लोड रेजिस्टेंस। हमारे पास फार्मूला है VSWR का, VSWR S बराबर R0 बटे RL, या अपने नोट्स में लिखा है S बराबर Z0 बटे RL, Z0 कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस, RL लोड रेजिस्टेंस, और यहाँ पे R0 क्या है, लॉसलेस लाइन R0, मतलब उस ट्रांसमिशन लाइन का कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस है, और वो दिया किसको गया है, एक लोड रेजिस्टेंस RL को। तो S ये हुआ दूसरा फार्मूला S का, RL बटे R0। अब दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो अगर हमारा R0 बड़ा होता है तो R0 बटे RL लिखते हैं, RL बड़ा होगा तो RL बटे R0 लिखते हैं। यहाँ कंडीशन दिया RL इज ग्रेटर देन R0, इसलिए हमारा फॉर्मूला होगा VSWR S बराबर RL बटे R0। यहाँ पे हमारा C ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन,
ए लाइन इज सेड टू बी मिसमैच, लाइन कब मिसमैच होगी, 2-3 बार बोल चुके, कब होगी, जब ZL इज नॉट इक्वल टू Z0। ट्रांसमिशन लाइन का जो लोड इंपीडेंस है यह Z0 के बराबर, ट्रांसमिशन लाइन के कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस के बराबर नहीं होगा, तब लाइन हमारी क्या हो जाएगी, मिसमैच। अगर बराबर होगा तो लाइन मैच करेगी और रिफ्लेक्शन नहीं होगा। A pure resistance RL when connected at the load end of the lossless line 50 ohm produce a VSWR2, then RL may be, आइए then RL may be, तो RL आपसे मांग रहा है क्वेश्चन में, a pure resistance RL when connected to the load end, तो लोड का रेजिस्टेंस कितना है हमारा, RL है, आगे बढ़े, end of a lossless 50 ohm line, मतलब R0 या इसी को Z0 कहें, कितना है 50 ओम, और VSWR कितना दिया है, VSWR 2 दिया है, तो हम जानते हैं VSW बराबर S बराबर R0 बटे RL, या हमारा फार्मूला है S बराबर RL बटे R0। R0 बड़ा है RL से तो ये फार्मूला, RL बड़ा है तो ये फार्मूला, लेकिन हमको ये नहीं मालूम क्योंकि हमको RL निकालने को कह रहा है और R0 हमको दिया है, हमको ये नहीं मालूम कौन बड़ा होगा, तो दोनों केस हो सकते हैं, VSWR 2 हो गया, R0 कितना हो गया 50, और यहाँ RL, तो RL को इधर भेज दीजिए, तो RL बराबर 50 बटे 2 कितना 25 ओम, तो RL 25 ओम का भी हो सकता है, और यहाँ से देखिए RL बराबर R0 50 है और 50 गुणे 2, ये 2 का VSWR कितना 100, तो RL हमारा 25 भी हो सकता है, RL हमारा 100 भी हो सकता है, तो यहाँ सी ऑप्शन को देखिए, then RL may be 100 ओम या 25 ओम, 100 ओम या 25 ओम। A lossless line Z0, a lossless line Z0 which is inductive complex capacitive resistive। इसके पीछे के क्वेश्चन में हम लोग बात किए हैं कि अगर हमारा Z0 है √R प्लस j ओमेगा L बटे G प्लस j ओमेगा C, और लॉसलेस लाइन है तो यहाँ पे R0 और G0, तो j ओमेगा L बटे j ओमेगा C, j ओमेगा कट गया, L बटे C आ गया, इसका मतलब क्या होगा, रेजिस्टिव, क्योंकि कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू होगी, कोई भी वैल्यू होगी और उसके साथ अगर j मल्टीप्लाई है तो इंडक्टिव होगी, माइनस j होगी तो कैपेसिटिव होगी, और j नहीं होगा तो वह रेजिस्टिव वैल्यू होगी, इसलिए हमारा सही ऑप्शन होगा यहाँ पे। आप देखें कुछ क्वेश्चन हमारे छूट गए थे जो कि हमारे पहले ही टॉपिक पे थे, लेकिन छूट गए तो इसको हम बाद में ले लिए, इसका मतलब पुराने ही क्वेश्चन पे है। क्या है, इन हाई फ्रीक्वेंसी लाइन द कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस, आइए कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस Z0 बराबर √R प्लस j ओमेगा L और बटे G प्लस j ओमेगा C। अगर हाई फ्रीक्वेंसी होगी इसका मतलब ओमेगा जिसका मान होता है 2πf, ये बहुत बड़ा होगा किसकी तुलना में, R की तुलना में, इसका मतलब j ओमेगा L की तुलना में R और G को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, इसका मतलब जैसे लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन में R को 0 और G को 0 कर देते थे, उसी तरह से हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन लाइन में भी हाई फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा बहुत ज्यादा अगर है तो R और G इनके रिस्पेक्ट में क्या होगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा, इसका मतलब हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन लाइन जस्ट लाइक हमारा क्या लॉसलेस लाइन, तो इसमें क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है। हाई फ्रीक्वेंसी लाइन द कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस इज, हाई फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा बहुत ज्यादा है R की तुलना में तो R नेग्लेक्ट, ओमेगा बहुत ज्यादा है G की तुलना में, G नेग्लेक्ट, j ओमेगा L बटे j ओमेगा C कट गया, क्या मिला √L/C, यही आया था लॉसलेस के लिए भी, तो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस हो जाएगा A ऑप्शन सही, √L/C। सेकंड देखें, इन हाई फ्रीक्वेंसी लाइन गामा इज गिवन बाय, गामा कितना होता है, गामा बराबर √R प्लस j ओमेगा L इंटू G प्लस j ओमेगा C। हाई फ्रीक्वेंसी लाइन है तो ओमेगा के रिस्पेक्ट में R नेग्लेक्ट, 0 हो गया, G भी 0 हो गया, j ओमेगा अंडर रूट के बाहर आके j ओमेगा और रूट के अंदर LC, यही आया था आपको लॉसलेस लाइन के लिए भी, तो गामा हो जाएगा कितना j ओमेगा √LC। यहां पे R प्लस j ओमेगा L, G प्लस j ओमेगा C, तो ये नेग्लेक्ट हो गया,
तो जे ओमेगा रूट एलसी। ऑप्शन कहां देखें, ए जे ओमेगा रूट एलसी। अब इसी में और भी क्वेश्चन बनेंगे। अगर यहीं पे कह देता लॉसलेस के लिए अल्फा और बीटा निकालिए, तो हम लोग यही निकाल लें, क्योंकि आगे हो सकता है आ भी जाए। गामा बराबर अल्फा प्लस जे बीटा। कंपेयर कीजिए इस गामा के इक्वेशन से जो अभी हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी के लिए निकाले हैं। ये हाई फ्रीक्वेंसी के लिए गामा आया है, तो अल्फा कितना 0 और जे बीटा, जे की टर्म कौन ओमेगा रूट एलसी, इसका मतलब बीटा फेज शिफ्ट कांस्टेंट आ गया ओमेगा रूट एलसी और अल्फा 0 आ गया। किसके लिए, हाई फ्रीक्वेंसी लाइन के लिए, जो कि लॉसलेस के लिए भी होता था। लेकिन अगला क्वेश्चन, इन हाई फ्रीक्वेंसी लाइन जनरली अल्फा इज, तो क्या हो जाएगा, अभी भी चर्चा की, अल्फा कितना हो जाएगा 0, सी ऑप्शन सही। इन ए हाई फ्रीक्वेंसी लाइन फेज वेलोसिटी, देखिए हम लोग शुरू के ही टॉपिक में फार्मूला लिखे थे, वीपी फेज वेलोसिटी बराबर ओमेगा बटे बीटा, ओमेगा बटे बीटा। लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन लाइन के लिए वो फेज वेलोसिटी मांग रहा है, तो हाई फ्रीक्वेंसी के लिए हमने निकाला कि ओमेगा के रिस्पेक्ट में r0, ओमेगा के रिस्पेक्ट में ये 0, तो गामा बराबर आया जे ओमेगा रूट एलसी। लेकिन गामा बराबर अल्फा प्लस जे बीटा, मतलब बीटा आया हमारा ओमेगा रूट एलसी। तो ओमेगा अपनी जगह पे, बीटा की जगह पे ओमेगा रूट एलसी, ओमेगा ओमेगा कट गया, तो वीपी बराबर फेज वेलोसिटी बराबर 1/√LC। तो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन लाइन के लिए हमारा फेज वेलोसिटी जो आएगा वह होगा बी ऑप्शन सही 1/√LC। ये क्वेश्चन थे हमारे, ठीक है। अब अगला वीडियो जो है सोच रहे हैं कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर में, पहले भी हम बता चुके हैं, वीडियो की स्टार्टिंग में भी ये बात कहे हैं कि जेबी गुप्ता से MED-EG में जो पूछे गए हैं, यूपीएससी और ईएस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समेटते हुए मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर के ऊपर आधारित क्वेश्चन का वीडियो नेक्स्ट ले लेते हैं, मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर को समझाते हैं।